अब हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। क्या नाम है? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बड़ा इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ये बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझ लिया कि बायनोमियल होता क्या है। तो बायनोमियल तो इसके नाम में ही बायनोमियल इसकी मीनिंग छुपी हुई है। देखना, बाय मीन्स क्या हो गया? टू। बाय मीन्स क्या हो गया? टू। और नॉमियल मीन्स क्या हो गया? टर्म्स। तो यहाँ पर नाम से क्लियर हो गया। टू टर्म्स से मतलब क्या हो गया? जिसमें टू टर्म्स रहेगी उसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये वर्ड कोई पहली बार नहीं सुन रहे हम। 9th क्लास से ही हमने एक चैप्टर पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा था ना। 9th क्लास में भी था और 10th क्लास में भी था ये। और पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मेनीमोनियल, इस टाइप से पढ़ा था वहाँ पर। और सेम वही है जैसा कि हमने वहाँ पर पढ़ा था बायनोमियल, तो वही वाला बायनोमियल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है, बायनोमियल के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि केवल बायनोमियल के ऊपर अगर एक कंप्लीट चैप्टर है तो इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आगे चल के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। क्या एप्लीकेशन है उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें ओवरऑल पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम पहले बायनोमियल के बारे में समझेंगे, उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद में इसमें क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग मैथमेटिशियन ने इस पर डेवलपमेंट किया, तो उनके बारे में हम समझेंगे कि किस मैथमेटिशियन ने किस समय में और क्या डेवलपमेंट यहाँ पर बायनोमियल के बारे में किया है, और जो हमें जो फिल्टर फॉर्म मिला है वो क्या फिल्टर फॉर्म है। तो बायनोमियल का मतलब ये हो गया कि अभी हम यहाँ पर ये समझे कि a प्लस बी या x प्लस वाई के फॉर्म में अगर लिखे तो x प्लस वाई रेस टू दी पावर 0 अगर लिखे तो ये कितनी टर्म है यहाँ पर देखा जाए तो टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 2 टर्म है। ठीक है। अगर हम x प्लस वाई रेस टू दी पावर 1 लिखे, टर्म कितनी है? 1, x प्लस वाई और इसकी पावर क्या है? 1 है। तो 2 टर्म यहाँ पर भी है, 2 टर्म यहाँ पर भी है। फिर से अगर x प्लस वाई रेस टू दी पावर अगर 2 लिखूँ मैं, कितनी टर्म है? 2 टर्म। x प्लस वाई रेस टू दी पावर 3 लिखूँ, कितनी टर्म है? 2 टर्म है। और पावर कितनी है? 3 है। x प्लस वाई रेस टू दी पावर अगर मैं 4 लिखूँ, या x प्लस वाई रेस टू दी पावर 5 लिखूँ, या x प्लस वाई रेस टू दी पावर 6 लिखूँ, या x प्लस वाई रेस टू दी पावर, थोड़ा सा क्या है मैं ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा बायनोमियल है, यहीं पर आपको समझ में आने वाला है। और ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन तो बड़े आसानी से बनने वाले हैं, क्योंकि बेसिक पूरा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनने वाले हैं। हालांकि हम सारे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे, लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके भी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है। पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक समझने के बाद में क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने वाले हैं। तो बेसिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, इसलिए बेसिक आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम पूरा 0 लेवल से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो ये एक्सरसाइज फटाफट इसकी बनने वाली है। और फिर उससे रिलेटेड कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, आप रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तब। ओवरऑल हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं x प्लस वाई रेस टू दी पावर n, मतलब इसकी जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। तो इसका फार्मूला बनाने में हमने मेरे ख्याल से n इज इक्वल टू ये हो गया 0, n इज इक्वल टू क्या हो गया पावर 1, n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, n इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, और n इज इक्वल टू 6, और n इज इक्वल टू 7। मेरे ख्याल से हमने यहाँ तक फार्मूले तो याद किए हुए है ना। डायरेक्ट मैं अभी बोलूँगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आप फटाफट इसके आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमने 9th क्लास में ही फार्मूले याद कर लिए थे। अगर मैं बोलूँगा कि x प्लस वाई रेस टू दी पावर 4 का फार्मूला बताइए जरा मेरे को फटाफट, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको जनरेट करना होगा। अगर पूछूँ मैं x प्लस वाई रेस टू दी पावर 5 का फार्मूला बताओ, तो इसमें अगर हमने बायनोमियल नहीं पढ़ा है तो इसका फार्मूला जनरेट करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं बोलूँ x प्लस वाई रेस टू दी पावर 90 का फार्मूला बताओ मेरे को, तो
सोचने लग जाएंगे कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा तो कोई हमने फार्मूला नहीं बनाया, और कैलकुलेशन भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करना पड़ेगा। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम अगर हमें अच्छे से आती है तो हम एक ही स्टेप में इसका आंसर ला सकते हैं। और वो कैसे लाते हैं, यही बात हमें इस चैप्टर में सीखना है। देखना, इनके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं यहाँ पर देखना। किसी की भी पावर अगर पूरी की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमने क्या है, ये 9th क्लास, मतलब ये किसी की भी पावर 0 रहेगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसकी पावर 1 है, मतलब जैसे कि वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा और इधर लिख रहा हूँ मैं ताकि अपने को जगह मिले। और इसका क्या बनेगा, x प्लस वाई जैसे कि वैसे ही रहेगा, पावर 1 है ना। अच्छा, पावर 2 है तो हमें फार्मूला मालूम है, a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप से इसका फार्मूला बनता है, प्लस 2xy। मेरे ख्याल से इसका भी फार्मूला हमें याद है। और इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब या x प्लस वाई होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई रेस टू द पावर 3। अगर इसका फार्मूला पूछूं तो हमें नहीं मालूम, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ, इसका फार्मूला बनाने के लिए क्या किया जा सकता, x प्लस वाई होल रेस टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। हमें x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला मालूम है और उसमें x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चूंकि मेरे को बाइनोमियल थ्योरम मालूम है, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। देखना, फटाफट लिख दूंगा मैं, एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब और प्लस वाई रेस टू दी पावर 4। अब आपको थोड़ा सा तो आश्चर्य हुआ होगा कि सर आपने लिखा कैसे, ये बात समझ में नहीं आई। एग्जैक्ट फार्मूला है, आप अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुरंत, अब टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, तो आप इसका फार्मूला इसी टाइप से पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप भी इसका फार्मूला बना सकते हो, ठीक। मैं अभी बोलूँगा x प्लस वाई रेस टू दी पावर 5 बताओ, तुरंत बना सकते हो आप। कैसे, देखना, मैं यहाँ पर इक्वल लगा रहा हूँ, यहाँ पर इस टाइप से इक्वल लगा रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक खासियत दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्लस लगा रहा हूँ मैं। देखना, इसकी पहली टर्म देखिए क्या लिखा है, 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ क्या आया, 1। यहाँ पर क्या आया, 1। यहाँ क्या आया, 1। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1। इसका मतलब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ऐसे में अगर चल रहे हैं हम तो हमेशा 1 1 मिलते जा रहा, और ऐसे में भी चल रहा है तो 1 1 मिलते जा रहा। मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। अच्छा, इनके जो कोफिशिएंट है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर 2 आया। आगे चल के हम देखेंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने में हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखना, पहली बार तो 1 आएगा, इसका और इसका टोटल लगाओ तो कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसका और इसका टोटल लगाओ तो यहाँ पर 2 है और ये 1 है तो कितना हो गया, 3 हो गया, और लास्ट में 1 आया। देखना फिर से, फर्स्ट बार क्या आएगा, 1। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का टोटल लगाओ तो कितना हो गया, 4। इसके और इसके कोफिशिएंट का टोटल लगाओ तो कितना हो गया, 6। इसके और इसके कोफिशिएंट का टोटल लगाओ तो 4, और लास्ट में 1 आएगा। अब देखना, अगला फार्मूला मेरे ख्याल से आप भी बना सकते हो। फर्स्ट टाइम क्या आएगा, एक्स रेस टू दी पावर 5। और एक चीज बता रहा हूं मैं, यहां पर देखना, एक्स की जितनी पावर है ना उतनी एक्स की पावर है, फिर एक्स की एक एक पावर कम होते जा रही है और वाई की एक एक पावर बढ़ते जा रही है। देखिए, यहाँ एक्स रेस टू दी पावर कितना है, 4, यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, 2 1 0। यहाँ से y की पावर 0 है, y की पावर 1 2 3 4, बन गया ना फार्मूला। देखना फिर से, एक्स रेस टू दी पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा, इसका और इसका टोटल लगाओ कोफिशिएंट का तो कितना हो गया, 5, और एक्स रेस टू दी पावर 4 y। क्या किया, एक्स रेस टू दी पावर 5 था, फिर एक्स रेस टू दी पावर 4 किया, 1 को डिक्रीज किया, और y की पावर 1 आ गई। अब क्या होगा, अगली बार इसका और इसका टोटल लगाओ तो कितना हो गया, 10, ठीक है, और एक्स रेस टू दी पावर 3 हो जाएगी। एक्स की पावर और एक कम करो और वाई की पावर और एक बढ़ाओ। आसान है, इजी है बिल्कुल। अभी जब बन जाएगा तब आप भी बड़े आसानी से बना सकते हो। थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, अभी टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएगा, ठीक है। इसका और इसका टोटल कितना हो गया, 10, और एक्स
स्क्वायर और वाई रेस टू द पावर 3 प्लस इसका और इसका टोटल कितना हो गया 5x वाई रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 5। देखना x रेस टू द पावर 5 1 को डिक्रीज किया, 1 को डिक्रीज किया x की पावर में, 1 को और डिक्रीज किया x रेस टू द पावर 0, y रेस टू द पावर 1 2 3 4 5 बन गया ना फार्मूला। कहाँ तक जाना है 5 तक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 5 है। ऐसे ही हम इसको भी बना सकते हैं, ऐसे ही इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर अगर मुझे ये फार्मूला बनाना है तो मुझे यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक आना होगा, क्योंकि ये वाली स्टेप तो इसी स्टेप के बेस पर बन रही ना। समस्या हो गई। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि x रेस टू दी पावर 7 अगर बनाना है तो मुझे 6 तक का ये पूरा टेबल बनाना होगा, और बिल्कुल बात भी सही लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इसका एनालिसिस कर लेंगे, फिर इसके बाद में कैसा सिंपल है उसके पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर, डायरेक्ट बना सकते हैं आप एक ही स्टेप में। पहली बात तो यहाँ पर एनालिसिस करने पर हमें क्या पता चल रहा, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, होल रेस टू दी पावर कितनी है 0, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी आई है 1, यहाँ पर होल रेस टू दी पावर कितनी है 2, टर्म कितनी 1 टर्म कितनी आई है 2, यहाँ पावर 2 तो यहाँ टर्म कितनी है 3, यहाँ 3 तो टर्म कितनी आई है 4, यहाँ 4 तो टर्म कितनी आई, देखिए काउंट करिए 5 होगी, और ये 5 है तो कितनी टर्म आई 6। हमें यहाँ पर कुछ बातें समझ में आ रही कि अगर पावर अगर n है तो टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1। ये बात यहाँ पर हमें पहला पॉइंट हमें यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, जो जितनी भी पावर रहेगी उससे एक प्लस टर्म होगी। क्लियर। अच्छा दूसरी बात देखिए क्या आ रही है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 0 और y की पावर कितनी है 0। भाई x और y है ना, तब तो एक किसी की पावर 0 मतलब 1। आप तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x रेस टू दी पावर 0 y रेस टू दी पावर 0। जितनी होल पावर रहेगी उतनी हर एक टर्म की पावर होगी। ठीक है, यहाँ 0 है तो दोनों की पावर क्या रहेगी 0 रहेगी। ये बात दूसरी बात हमें समझ में आ रही है। और आगे चेक करते हैं हम, पूरे की पावर 1 इस टर्म की पावर 1 इस टर्म की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1, 2 है तो x की पावर 2, दोनों मिला के इस टर्म की पावर कितनी हो गई x की 1 और x की 1 तो कितनी हो गई 2, और यहाँ पर भी 2। 3 है तो 3 x और y मिला के 3, x और y मिला के 3 और x y की 3, मतलब हर एक टर्म की पावर क्या है उतनी ही है जितनी कि इस एक्सप्रेशन की पावर है। तो दूसरी बात हमें ये समझ में आ गई कि टर्म पावर ऑफ इस टर्म शॉर्ट में लिख रहा हूं इज इक्वल टू पावर ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन की पावर रहेगी वही हर एक टर्म की पावर रहेगी। आप चाहे तो नीचे तक देख लो। तो ये कुछ बातें हैं, ये बातें अगर हमें मालूम रहेगी तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बड़े आसानी से बनेंगे, और उसको आप चेक भी कर पाएंगे। चेक कैसे कर पाएंगे, चेक ऐसे कर पाएंगे कि कहीं हमारी कोई स्टेप कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे हम चेक कर पाएंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इसकी, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसकी डिक्रीजिंग आर्डर में पावर चल रही है। देखना जितनी पावर है उसकी पावर से स्टार्ट किया हमने, ये 3 2 1 0, x रेस टू दी पावर क्या हो रही 1 1 क्या हो रही डिक्रीज हो रही, और y की पावर इंक्रीज हो रही। y की पावर यहाँ पर क्या है 0, कुछ नहीं मतलब 0, y रेस टू दी पावर 1 y रेस टू दी पावर 2 y रेस टू दी पावर 3। तो y की पावर इंक्रीज होते जा रही है बाय 1 और x की पावर डिक्रीज होते हुए जा रही है कंटिन्यूअस। क्लियर। अच्छा अगली बात क्या समझ में आ रही है, पावर क्या हो रही है इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखना आप चाहो इधर से चलो चाहे इधर से चलो, आर्डर आपको कोफिशिएंट सेम मिलने वाले। कोफिशिएंट बोलते किसको है, अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ अगर मैं 5 लिख दूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है
कांस्टेंट कोफिशिएंट बोला जाता है इसको। कितना है? 5 है। x से y का कोफिशिएंट कौन है? 2 है। और y का कोफिशिएंट कौन है? 1 है। जो इस टर्म में कांस्टेंट टर्म रहेगी उसको क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट बोला जाएगा। क्लियर? यहां पर देखना, इधर से चलो चाहे इधर से चलो, एक ही आर्डर मिलने वाला है। देखना, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका क्या है? 1। देखिए, ये पहले लास्ट वाला समझेंगे, इधर से इजी हो जाएगा। इसका क्या है? 1 1। सेकंड का 5 है तो लास्ट से सेकंड का भी 5 है। यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी क्या है? 10 है। मतलब इधर से और इधर से कोफिशिएंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखना यहाँ पर भी 1 1 4 4 और सेंटर में 6, 1 1 3 3, सही चल रहा, 1 1 2। ऐसे इधर से भी हम चलेंगे तो कोफिशिएंट आगे चल के भी अगर हम देखेंगे तो कोफिशिएंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्लियर? अच्छा, तो इतनी बातें अगर हमें मालूम है तो हम इसको बड़े आसानी से समझ सकते बाइनोमियल थ्योरम। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर अगर हम ये देखें कि सबसे पहले इसके बारे में किसने सोचा होगा कि ऐसा भी होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। कौन? इंडियन मैथमेटिशियन। कौन? जिनका नाम था पिंगल। जिनका नाम था पिंगल। और ये बात है 200 BC। 200 BC में ही पिंगल जी ने क्या किया था? इंडियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने x + y⁻0 की वैल्यू क्या होगी? x + 1⁻0 की वैल्यू क्या होगी? x + y⁻2 की वैल्यू क्या होगी? और ऐसा उन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया था। और जिसमें उन्होंने क्या किया था? 0 से लेके n की वैल्यू कहाँ तक की थी? 7 तक की थी। अभी हमें खुद को ही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना? एक बार ऐसे ही बच्चा बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो बात बड़ी क्या है? 200 BC में अभी तो उन्होंने जो डेवलप किया उसको हम पढ़ रहे हैं, है ना? एक बच्चा बोलता है ये तो मैं भी बना सकता हूँ, आगे कंटिन्यू बना सकता हूँ, ठीक है ना? तो पिंगल जी ने कौन सा बड़ा काम किया? तो सबसे बड़ा काम पिंगल जी ने किया, उन्होंने हमारे दिमाग में तो एक विचार लाया ना कि ऐसा होता है, ठीक है? और जिसको हम पढ़ रहे हैं और उससे हम अब कंटिन्यू आगे की ओर समझ पा रहे हैं। इसके बाद में एक चाइनीज मैथमेटिशियन थे, ठीक है? और चाइनीज मैथमेटिशियन जिनका नाम भी बड़ा मज़ेदार नाम था, और इनका नाम था चू सी काई, है ना? आपको मालूम है कि चाइनीज में तो ऐसे ही नाम मिलते हैं ना। तो इन्होंने सबसे पहले 1303 में इन्होंने ये बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इस टाइप से कोई एक स्ट्रक्चर, हमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा। लेकिन इन्होंने भी ये बोला कि ये 0 से 7 के लिए ही इन्होंने ट्रायंगुलर शेप इसका नाम दिया, और एक इससे आगे भी और काम किया जा सकता। 7 तक इन्होंने एनालिसिस किया था। इसके बाद में लेकिन शुरुआत तो इंडियन ने की, ठीक है? और उसके बाद में क्या डेवलपमेंट किया? अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग डेवलपमेंट किया। तो इसके बाद में जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन, ठीक है? और जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम था माइकल स्टीपल, ठीक है? स्टीपल। और जो माइकल स्टीपल थे, इन्होंने 1544 इस ईयर में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 7 तक ही काम किया। लेकिन जो कोफिशिएंट है, जिसकी अभी हमने बात की थी कि ये इस टाइप से चल रहा है, इधर से इस टाइप से चल रहा है, तो इन्होंने बोला कि हाँ, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं कि इधर स्टार्टिंग में और एंडिंग में 1 1 होता है, और जो अगली स्टेप का जो कोफिशिएंट आता है वो इनके दोनों का टोटल के इक्वल होता है। लेकिन इन्होंने भी 0 से 7 के लिए काम किया, ठीक है ना? इन्होंने ये बोला कि ये स्टार्टिंग में जो कोफिशिएंट होते हैं, एंडिंग में कोफिशिएंट होते हैं 1 होते हैं, और अगला जो कोफिशिएंट होता है इसका टोटल आता है, इसका जो अगला कोफिशिएंट रहेगा इसका टोटल, और यहाँ पर क्या आ रहा है? इसका अगला टोटल। इसके बाद में 2 मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बॉम्बली एंड ओगर ट्रेड, है ना? ओगर ट्रेड। इन्होंने क्या किया? ये 0 to 7 की जगह इन्होंने क्या किया? 0 to n की वैल्यू कहाँ तक काम किया,
10 तक काम किया। देखिए अब धीरे धीरे अब आगे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद में जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट कुछ खास डेवलपमेंट था, और वो था ब्लेस पास्कल। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ब्लेस पास्कल, ठीक है। और ब्लेस पास्कल ने थोड़ा सा हटके काम किया और काफ़ी कुछ काम किया। और उन्होंने क्या किया, 0 से n की वैल्यू कहाँ तक, ये n तक के लिए काम किया। और इन्होंने बोला कि इस टेबल को अनलिमिटेड तक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और अनलिमिटेड तक कैसे बढ़ा सकते, तो उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया वो बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट था। और उस कॉन्सेप्ट के बारे में अब यहाँ पर समझते, क्या नाम था, ब्लेस पास्कल। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इनका जो ब्लेस पास्कल का जो स्ट्रक्चर था उसके लिए हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और उस स्ट्रक्चर से हम कितने तक भी, अभी जैसे x + y⁻⁷ के आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, लेकिन ब्लेस पास्कल ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। देखिए उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n = 0, n = 1, n = 1, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये क्या होता है, 1 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसी लाइन में लिख रहा हूँ तो समझने में इजी रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर बोला उन्होंने लास्ट में क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। और फिर इसके बाद में इधर भी क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, और इधर भी क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर भी ये 1 रहेगा और यहाँ पर भी 1 रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लास्ट में क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। और ये n = 5 के लिए भी यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, ठीक। और इन्होंने बोला कि यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 आएगा यहाँ पर। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3। सेम इसी टाइप से इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1 और 3 कितना हो गया, 4। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4। सेम इसी प्रकार से इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10। और इसको ऐड करेंगे तो 5। इसी टाइप से और आगे भी बढ़ा जा सकता है। n = अगर 6 लिखेंगे हम तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से होगी। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 15। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 20। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 15। और इसको ऐड करेंगे तो 6। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये ब्लेस पास्कल ने दिया। अब यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही अभी तक भी कि n = जो 6, अगर हमें n = 7 की टर्म लिखना है, कोफिशिएंट को लिखना है, तो हमें यहाँ से ऊपर से नीचे तक आना होगा, पूरा का पूरा टेबल बनाना होगा, तब हम फार्मूला बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बना, कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, वो बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट था। कैसा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, 0C1 इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1C1 और 1C0 और 1C1। इसी टाइप से 2C0, 2C1, 2C1, और इसको लिखूंगा 2C2। और इसी टाइप से 3C1, 3C2। ये CC जो लिख रहा हूँ मैं, ये है क्या, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था वही वाला यहाँ पर चैप्टर का यूज़ हो रहा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा शार्ट में पढ़ेंगे। हालांकि पूरा एक चैप्टर पढ़ के आए हुए हैं अभी हम, तो प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम शॉर्टकट जो ज़रूरत है हमें उसके बारे में अभी यहाँ समझेंगे। देखना 4C1, 4C0, ये 4C0 है, 3C0 है, और 4C1 और 4C2 और 4C3, 4C3 और 4C4। इसी टाइप से 5C1, 5C0, सॉरी ये 5C0, और ये क्या हो जाएगा 5C1 और 5C2 और 5C3, ठीक है, 5C4 और 5C5। इस टाइप से
और आगे और इस टाइप से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमें ये नहीं भी मालूम, ये वाली टर्म अगर नहीं भी मालूम, तो भी हम इस टर्म के लिए डायरेक्ट कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 है, तो यहाँ पर लिखो 6GC0, फिर काउंटिंग कंटिन्यू कर दो। देखना 6C0, 6C1, 6C2, 6C2, 6C3, 6C4, 6C4, 6C5 और 6C6 और इस टाइप से हम 4 क्या हो गया 1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर वाली हेल्प नहीं ली, फिर भी हमने क्या किया, डायरेक्ट बना दिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो डिग्री होगी, जो पावर होगी, 4 है तो 4 4 ऊपर आएगा, और नीचे 0 से अगर कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो इस टाइप से इसके कोफिशिएंट हमें मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ये सी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा सा सी वाला कॉन्सेप्ट समझ ले फिर उसके बाद में, और ये सी वाला कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। अभी बाइनोमियल थ्योरम भी हम यहाँ पर लिखेंगे, और जब यूज़ करेंगे तब ये कॉम्बिनेशन वाला अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अरे यह है आसान, अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखना, हमने जब कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में हमने एक बात समझी थी। क्या समझी थी? एक बात समझी थी कि NCR इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ये एक फार्मूला होता है। बात समझ में आई? देखना, जो भी ऊपर रहेगा उसका फैक्टोरियल, जो भी नीचे रहेगा उसका फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल में, डिनोमिनेटर में। तो ये इसका फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में आ गया 7C2, इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखना, फैक्टोरियल क्या हो गया है 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, या फैक्टोरियल 2 r को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल r है, फैक्टोरियल r लिख दिया, और फैक्टोरियल 2 7 माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? फैक्टोरियल 7 मीन्स क्या हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, हालांकि फैक्टोरियल 5 तक लिखेंगे और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, ये 5 है तो 1 1 कम किया जाता है इसमें, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 से ये 4 1 तक ये कैंसिल हो गया, और 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, और कितना हो गया 21। तो इसका आंसर कितना आ गया 21 आ गया। क्लियर? तो ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा, लेकिन हम कॉम्बिनेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम। अब इतनी प्रोसेस करेंगे, कितने सारे हैं कोफिशिएंट, परेशान हो जाएंगे भाई। होगे कि नहीं होगे परेशान? और परेशानी से बचने के लिए देखिए एक और फार्मूला हमारे पास में बनेगा। हम इस तरीके से इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम शॉर्टकट तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये फार्मूला बहुत काम का है, ठीक है, ये फार्मूला काम का है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि मैंने शॉर्टकट की बात की है यहाँ पर, तो शॉर्टकट क्या है ये समझिए आप। मान लिया या 7C2 की वैल्यू हमें निकालना है। अभी आपने देखा कितनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा ना। हम क्या करते, 2 इंटू 1 लिख दो, जो भी नीचे लिखा रहेगा ना उसका फैक्टोरियल लगा दो, सारे फार्मूले छोड़ दो कॉम्बिनेशन के। जब बाइनोमियल हम अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखो, जो नीचे रहेगा 2 इंटू 1, जो ऊपर रहेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो 6, कैंसिल करो। अच्छा, कितना लिखना है? जितनी टर्म नीचे रहेगी उतनी ही टर्म ऊपर लिखना है। देखना 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 3, तो ये कितना हो गया 21, ये आंसर आ गया।
आपने देखा होगा इससे पहले कितना बड़ा कैलकुलेशन हुआ था। फिर से और एक बार मान लिया यार 9C3 अगर हमें इसका कैलकुलेशन करना है, जो नीचे वाला नंबर है ना उसको क्या करो, नीचे वाला जो नंबर है उसको क्या करो 3 × 2 × 1 पूरा फैक्टोरियल बनाओ इसका। इसके बाद जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म 9 के रिवर्स में लगाओ। देखिए 9 1 1 माइनस करो 8 और 7, कितनी टर्म लिखना है, जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म ऊपर। 3 से 3 टाइम कैंसिल और 2 से 4 टाइम कैंसिल। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21 21 42 80 84 42 84। अरे इसका आंसर हो गया, कितने जल्दी आया। अब अगर मान लिया जाए हमें 9C8 की वैल्यू निकालना है, क्या करना पड़ेगा 8 इंटू, भाई नीचे वाले का तो फैक्टोरियल लिखना है, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और जितनी टर्म नीचे है उतनी ही टर्म हम ऊपर लिखेंगे। देखिए 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। और फिर जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। 8 और ये 8 तक कैंसिल होगा, इसका आंसर क्या आया 9 आया। बहुत मेहनत करना पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमें ये अप्लाई करना है। तो कहाँ करेंगे ये अप्लाई, जहाँ पर नीचे बहुत बड़ा नंबर है, इसका डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। देखिए 9C8 अगर है तो 9C1 लिखना ज़्यादा इजी है ना। कैसे किया मैंने, ये 9 में से 8 को माइनस कर दिया तो कितना आया 1 आया, ये वाला फार्मूला NCN-R, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया 1 आया, ठीक है। तो 1 का इसका कैलकुलेशन करना इजी है, नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर 9 आ जाएगा। नीचे वाला फैक्टोरियल 1, जितनी टर्म नीचे उतनी टर्म ऊपर, तो कितना सिंपल है, ठीक है। तो देखिए कुछ बातें हमें याद रखना है। एक तो ये फार्मूला तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें इस चैप्टर में। दूसरा ये वाला फार्मूला तब ज़रूरत पड़ेगी जब इसका डिफरेंस बहुत कम है, ये और इसका डिफरेंस क्या है बहुत कम है, तब ऐसा इस स्टाइल से उसको सॉल्व करना है। ये वाली टेक्निक आपको याद रखना है। ये इसका फैक्टोरियल और ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखना यहाँ 3 है तो 3 × 2 × 1 1 तक ले जाना है। जितनी टर्म नीचे है उतनी ही डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर लिखना है। नीचे 3 टर्म है तो 9 × 8 × 7। ऐसा क्यों, ये वाला फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है कि आपको एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ। देखना मज़ेदार बात देखना, ये 3C0 और एक बात इम्पॉर्टेंट, इसमें एक ये याद रखना हमें कि NC0 और NCN इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यदि ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। NCN मतलब दोनों अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। देखिए 2C0 क्या होगा 1, 3C0 क्या होगा 1, 4C0 क्या होगा 1, 5C0 क्या होगा 1, ठीक है। और इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। ये 6 नहीं है, ये क्या है मतलब इधर वाली टर्म आई है ये, तो ये क्या है 1 होगा। सेम इसी प्रकार से 1C1 1, दोनों जगह अगर एक जैसा नंबर आया तो 1, ये देखिए आया 1 1 1। मतलब आपको ये याद रखना है। और क्यों होगा तो कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में प्रूफ किया हमने इसको, है ना। यहाँ पर माथापच्ची नहीं करना है, अरे सर ने हमें ये बता ही दो आप तो 1 क्यों आया। तो एक सारी कहानी हम बीच में नहीं जोड़ सकते, हमने कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं भी पढ़ा फिर भी ये आपको इस बेस पर ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया वो अब यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, देखिए हम इधर से चल रहे हैं, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी और होगी भी ना। ये क्या है 3C1, ये भी तो 3C1 है ना, नहीं दिख नहीं रहा लेकिन है। कैसे 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचा 1, तो मतलब तो यही है ना ये वाला फार्मूला। अभी देखना ये 1 हो गया, ये लास्ट वाला 1 हो गया, ये और ये इधर से सेकंड और इधर से भी सेकंड ये इक्वल रहेगा। देखना 4C1 और 4C3
इसको इसमें से इसको माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 क्या है 1, तो हो गया ना, 4c1 ये भी है 4c1 ये भी है। ठीक है, इधर से चलेंगे सेकेंड स्टेप में, देखना ये वाला 5c1 5c4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5c1 ही तो होगा, इसलिए तो इक्वल आता है ना वो। हमने यहाँ पर बोला था ना कि इधर से इधर ऐसे चलेंगे तो इक्वल मिलते हैं नंबर। यहाँ पर देखिए 5c2 और 5c3 दोनों एक ही तो है। कैसे यार, एक है 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 5c2 ये भी है 5c2 ये भी है। तो इस टाइप से ऐसा चलेंगे तो यहाँ पर फार्मूले भी हमारे वेरीफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर। अब अभी भी ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है, इतना सारा टेबल 5c1 और ये चीज़ें अभी भी गड़बड़ है। ठीक है ना, हालांकि हम अभी बना सकते, कोई भी फार्मूला बना सकते, लेकिन इसके बाद में जो न्यूटन साहब थे, मेरे ख्याल से न्यूटन का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन के नाम से जाना जाता है। आप साइंस पढ़ेंगे उनका नाम मिलता है, मैथ्स पढ़ेंगे उनका नाम मिलता है। मैथ्स और साइंस में दोनों में इनका डेवलपमेंट था और बड़े टैलेंटेड थे ये, है ना, और टैलेंटेड थे। उन्होंने ये देखा, ये सारी बातें इंडियन मैथमेटिशियन ने ये बोला, चाइनीज मैथमेटिशियन ने ये बोला, जर्मन ने ये बोला, है ना, ब्लेस पास्कल ने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट दिया। ये सारे कॉन्सेप्ट का जो एनालिसिस किया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने, वो अल्टीमेट था। ठीक है ना, और उन्होंने जब इसको पूरा एक निचोड़ निकाला इसका, और निचोड़ निकालने के बाद में ही उसका नाम क्या दिया, बाइनोमियल नाम थ्योरम नाम दिया। और उस निचोड़ को अगर हमने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन अब इसके बन चुके हैं, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो आइजैक न्यूटन जी ने जो बात की है, जो फार्मूला डेवलप किया है, उस फार्मूले के बेस पर बात करेंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसी फार्मूले के बेस पर बनने वाले हैं। ठीक है, हालांकि हम सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर ऐसी अल्टीमेट प्रैक्टिस होगी ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे हम, तो हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। कई बच्चे क्या स्किप करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लिया सर, क्या दूसरा क्यों बता रहे भाई। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नई बात आपको सीखने को मिलती है, इसलिए एक बार देख लेना चाहिए। टाइम जरूर लगता है एक्स्ट्रा, लेकिन जब हम एक फर्स्ट देखा, फिर सेकंड देखा, थर्ड देखा और सारे देखे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो आप। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे कि 2 टर्म की तो बात की है और 2 टर्म जो है a प्लस एक्स बोलिए, चाहे x प्लस वाई बोलिए, चाहे a प्लस बी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आप चाहो इससे कर लो, चाहो इससे कर लो, चाहो इससे कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर x और y के ही टर्म में लिखते हैं। ठीक है, काय में लिख रहा हूँ मैं, x प्लस वाई और इसकी पावर क्या है, n है। ठीक, तो क्या होगा देखना, सबसे पहले होल रेस टू द पावर कितनी है, n है। आपने देखा होगा जो ट्राइंगल बना था वहाँ पर क्या कैसा लिखा था हमने, NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3, फिर NC4 और कहाँ तक, NCN तक। ठीक है, डैश 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 कंटिन्यू। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, जितनी पावर है उतनी x की पावर लगा दो। जितनी पावर है, ये फर्स्ट अगर इसको ले रहे हो तो आप y को अगर फर्स्ट ले रहे हो, क्योंकि भाई आपको तो मालूम है x प्लस वाई रेस टू दी पावर n, हमारी मर्जी हुई कि ऐसा लिखे हम, तो लिखो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा भाई, इसको आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसको फर्स्ट मान रहे हो तो आप y की पावर n लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। बस ये अंतर ये रहेगा कि आप ऐसे केस में इधर से आंसर मैच होगा और ऐसे केस में उधर से आंसर मैच होगा। ठीक है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना, इसकी पावर एक एक कम करते हुए चलो, n-1, इसकी पावर n-2, इसकी पावर x रेस टू दी पावर n-3, x रेस टू दी पावर n-4 और x की पावर एक एक कम करते हुए जा रहे हैं हम, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी पावर 0 हो जाएगी। क्लियर, 1 पावर कम करते जा रहे हैं, हमारे पास में n+1 टर्म है, तो लास्ट में क्या हो जाएगी, 0 पावर हो जाएगी।
टर्म, नंबर ऑफ टर्म, जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज़्यादा होती है ना, हमें मालूम है। जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर की स्टार्टिंग जीरो से करो, y रेस टू दी पावर 0, y रेस टू दी पावर 1, y रेस टू दी पावर 2, y रेस टू दी पावर 3, y रेस टू दी पावर 4 और यहाँ पर y रेस टू दी पावर n, nth वाले में n तक पहुँच जाएगा। फिर से सबके बीच में प्लस प्लस लगा दो, ये प्लस प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश डैश, मतलब बीच में हमने टर्म छोड़ी है क्योंकि n तक तो हम लिख ही नहीं पाएंगे ना कंटिन्यूअस। तो ये बन गया बायनोमियल थ्योरम। इसका प्रूफ जो होता है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से होता है, ठीक है ना। तो अभी हम उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, जो मैथमेटिकल इंडक्शन से किस टाइप से इसका प्रूफ होता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो हमने इंडक्शन वाले में सेम यही वाला क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप जो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर है यहाँ पर हम दूसरी बात करें तब तक, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में एग्जैक्टली इसका प्रूफ हमने वहाँ पर किया था, एक क्वेश्चन किया था। तो टेंशन नहीं लेना है, इसका प्रूफ वहाँ पर हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसका प्रूफ करेंगे तो किसी ने अगर मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ा उसको समझ में आएगा नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जब मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको इसका प्रूफ मिलने वाला है। देखना अब यहाँ पर क्या दिख रहा हमें, एक्स की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वाई की पावर क्या हो रही, 1 1 1 1 इंक्रीज हो रही है। इसको हमें मालूम है जब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो लिखो ही मत ना, काय के लिखना है, जब जबरन एनर्जी वाई रेस टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो लिखो ही मत। शुरुआत यहाँ से करो, एन सी 1 एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1 वाई प्लस एन सी 2 एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, एन सी 3 एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 3 वाई क्यूब प्लस एन सी 4, ये लिखने की जरूरत नहीं, डैश डैश यही से लगा देता हूँ मैं, ठीक है, डैश डैश। और एन सी एन भी तो 1 होता है ना, तो इसको भी मत लिखो, एक्स रेस टू दी पावर 0 भी 1 होता है, तो वाई रेस टू दी पावर n, बस हो गया। यही तो बायनोमियल थ्योरम है। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन ये उठता है, अभी जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन को करेंगे कैसा, तो बड़ा सिंपल है। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे। हमारे पास में क्या है 2 या एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 2y और होल रेस टू दी पावर 5 है। इसको बायनोमियल थ्योरम से हमें एक्सपेंड करना है, और हमें फार्मूला ही नहीं मालूम, बायनोमियल थ्योरम हमें मालूम ही नहीं है, फिर भी देखना कैसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म मान रहे हैं इसको, इसको क्या है सेकंड टर्म मान रहे हैं, और होल पावर कितनी है 5 है, तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो क्या करना है हमें, एक्स रेस टू दी पावर 5 कर देना है। क्लियर हो गई बात। एक्स रेस टू दी पावर क्या हो गया 5 हो गया, प्लस 5c1 और एक्स की पावर 1 कम करो, और सेकेंड टर्म की यहाँ से सेकेंड टर्म से स्टार्टिंग होगी, देखना क्या हो जाएगा 2y प्लस, अब 5c1 है यहाँ, वैसे 5c0 आना चाहिए लेकिन ज़रूरत नहीं लिखने की, 5c1 है, अब क्या आएगा 5c2 और एक्स की पावर और 1 कम करो और 2y की पावर 1 बढ़ा दो, है ना। जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर अब इंक्रीज करते जाओ 1 1, और फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करते जाओ 1 1। 5c3 एक्स रेस टू दी पावर 2 और 2y रेस टू दी पावर 3 प्लस 5c4 एक्स रेस टू दी पावर 1 और 2y रेस टू दी पावर 4 प्लस 5c5 लिखने की जरूरत नहीं, 2y रेस टू दी पावर 5, ये हो गया। देखना फिर से, यहाँ से हम 5c1 जितनी यहाँ पर रहेगी उतनी सेकंड टर्म की पावर रहेगी। देखिए यहाँ 2 है तो सेकंड टर्म की पावर 2, यहाँ 3 है तो सेकंड टर्म की पावर 3, यहाँ 4 है तो सेकंड टर्म की पावर 4, यहाँ पर 5 होता है तो इसकी पावर 5। सेम ऐसे ही दोनों की पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी 4 और इसकी 1 5 हो गई, इसकी 3 और इसकी 2 कितनी हो गई 5 हो गई पूरी पावर, इसकी 2 और इसकी 3 कितनी हो गई 5। हर टर्म की पावर क्या होती है, सेम होती है। तो आप ऐसा भी चेक कर सकते कहीं पर हमने मिस्टेक तो नहीं की है। अब देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका, ये क्या हो गया एक्स रेस टू दी पावर 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस 5c1 मीन्स कितना हो गया 5 हो गया। देखना मैं अभी पूरा लिख रहा हूँ इसको,
5c1 इज इक्वल टू, नीचे 1 लिखेंगे क्योंकि 1 का फैक्टोरियल, और जितनी टर्म नीचे उतनी टर्म ऊपर। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम पहला क्वेश्चन अब यहाँ पर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, तो इसको इस टाइप से समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 2 तो यहाँ आ जाएगा 2, और x रेज़ टू द पावर 4 और y, ये हो गया। अब ब्रैकेट लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, y प्लस देखना 5c2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म ऊपर, 5 इंटू 4, 2 से 2 टाइम कैंसिल तो कितना बचा 10, तो ये हो जाएगा 10 और इंटू 4, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और एक्स क्यूब y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 5c3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, और कितना हो जाएगा 10। और एक तरीका, ये 5c3 है, देखिए 5c3, तो इसको हम 5c2 भी तो लिख सकते ना। कैसे भाई, 5 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 2। जब आपको यही के यही आप देख सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो 2 आया। 2 की तो ऑलरेडी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, 2 की वैल्यू कितनी निकाले थे हम, 2 की वैल्यू 10 निकाले थे, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई ना बात। तो ये क्या हो जाएगा 10 और इंटू ये कितना हो गया 8 और x स्क्वायर y क्यूब, ठीक है। 2 रेज़ टू दी पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। 5c4 या 5c4 किसके इक्वल होता है 5c1, मतलब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, मतलब 5c1, और 5c1 की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ये 5c1। तो आपको इधर से आधे तक कैलकुलेशन करना है कॉम्बिनेशन वाला, और आधे से आगे वाला ऑटोमेटिक आपको मिलने वाला है। तो ये कितना हो गया 2 2 4 4 8, ये कितना हो गया भाई 2 की पावर 2 2 4 4 16 होगा ना, ये क्या हो गया 16, और y रेज़ टू दी पावर 4 और x छोड़ दिया था मैंने, प्लस 2 रेज़ टू दी पावर में 32 y रेज़ टू दी पावर 5, ठीक। अब x रेज़ टू दी पावर 5 प्लस 10 x रेज़ टू दी पावर 4y प्लस कितना हो गया 40 x रेज़ टू दी पावर 3y प्लस 80 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 80 y रेज़ टू दी पावर 4 या x y रेज़ टू दी पावर 4 x y रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 32 y रेज़ टू दी पावर 5, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए ना, हमने अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं मालूम वाली तो बात ही नहीं आना चाहिए, तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर है इसी बेस पर है। लेकिन अगर हमें इसकी अगर हेल्प नहीं ली तो भी हम डायरेक्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो देखेंगे, फिर उसके बाद में आप खुद प्रैक्टिस करो, तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। अभी यहाँ पर देखना, यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में यहाँ पर माइनस होता, फार्मूले में क्या है प्लस है बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है, x प्लस माइनस 2y ऐसा मान लो इसको, क्या प्रॉब्लम है। यदि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना ही तो डिफरेंस है। अभी यहाँ पर देखेंगे ये माइनस की पावर 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस की पावर 2 तो ये प्लस ही रहेगी, माइनस की पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा, अगली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस की पावर 4 मतलब इवन नंबर तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर माइनस होता है तो अल्टरनेट होता है, ये माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, इस टाइप से अल्टरनेट साइन आएगा। देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से चलेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा चलेगा। क्लियर। तो इस टाइप से हमें ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में ओवरऑल हमने किया क्या,
ओवरऑल हमने इस बायनोमियल थ्योरम में किया क्या, देखना इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, ठीक है, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम एक समझ लेते। अगर सपोज करें कि हमारे पास में क्या है, एक्स प्लस वाई रेस टू दी पावर एन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू एन और एन सी आर एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू दी पावर आर। समझ में आई बात, नहीं आई? पहली बात तो ये जो समेसन लगा है इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो आप। समेसन का मतलब होता है प्लस 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 डैश डैश कंटिन्यू। समेसन मतलब ये, समेसन का मतलब ये आर इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है हमें। सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू 0। अब आप देखना पहली टर्म में क्या रखेंगे, आर इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ आपको आर दिख रहा है वहाँ पर 0 रखना है। फिर सेकेंड टर्म में क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसा ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस बनते जाएगा। देखना बन रहा क्या, फार्मूला बन रहा क्या, ये चेक करिए आप। आर इज इक्वल टू 0 रखो जरा इसमें, तो एन सी 0 आ गया, एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 0 मतलब एन आ गया, वाई रेस टू दी पावर 0 ये आ गई पहली टर्म, फर्स्ट टर्म आ गई। देखिए फिर आर की वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस लगाएंगे हम, ये तो माइनस के लिए बताया था इसलिए माइनस लगा हुआ है, प्लस वाले में ये ऐसा है, ठीक है ना। फिर प्लस लगाएंगे, ये लगा दिया, आर की वैल्यू 0 रख दिया, अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 आया, 1 रखेंगे, ये आया, 1 रखेंगे, ये आया, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और ऐसा एन तक इस टाइप से जाएगा। कहने का मतलब हमने ये जो इतनी बड़ी स्टेप लिखी है ना, उसको इतने में भी हम समझ सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर माइनस आता है, एक्स माइनस वाई रेस टू दी पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी 0 माइनस 1 रेस टू दी पावर, या तो इसको अभी पूरा ही चलिए लिख देता हूँ मैं, -1 रेस टू दी पावर आर, एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू दी पावर आर। सिंपल काम है, y की जगह क्या आ गया, -y, तो यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, -y की पावर r, माइनस को अलग लिखा है, बाकी सब जैसे के वैसे, ठीक है ना भाई, -y की पावर r, तो माइनस को मैंने यहाँ पर अलग लिख दिया, तो है वही, बाकी कोई चेंज, NCR है ना, ये क्या हो जाएगा, NCR। तो इस बेस पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट, अगर कोई प्रॉब्लम, पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो पहले इस वीडियो को और एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इस वीडियो को और एक बार देखेंगे ना तो आपको और बहुत सारी चीज़ें बताई है मैंने, इसमें हमने जो डिस्कशन किया ना, बहुत सारी बातें हैं, और एक बार में आपको क्या है, इसको नोट करते हुए जाना है, और अगर समझ में नहीं आया कोई तो और इसी वीडियो को और एक बार देख लो आप, ठीक है, गारंटेड है सारी बातें क्लियर हो जाएगी। पहली बार में हो सकता है कोई चीज़ पकड़ में ना आई हो, लेकिन दूसरी बार में वो बात पकड़ में आ जाएगी, अगर नहीं आया समझ में तो, और उसको नोट करते हुए आपको चलना है। इसके बाद में जो एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज और उसके स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ दी एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। हमारे पास में अभी 3 क्वेश्चन लिए, हमें 1 to 5 में इसको एक्सपेंड करना है। सिंपल सी बात है, बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं हम, तो बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म होना चाहिए, तो हमारे पास में 2 टर्म है। पहले एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फार्मूले को यूज़ करेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि a प्लस एक्स रेस टू दी पावर n है ना, यूजिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा लिख भी सकते हैं यहाँ पर हम, इज इक्वल टू क्या होता है, a रेस टू दी पावर n प्लस NC1 a रेस टू दी पावर n माइनस 1 और x रेस टू दी पावर 1 प्लस NC2 a रेस टू दी पावर n माइनस 2 और x स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और लास्ट टर्म जो बचेगी, इसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी, NCN, और NCN को लिखने की जरूरत नहीं है हमें, और a रेस टू दी पावर 0 और x रेस टू दी पावर n, और इस प्रकार से ये फार्मूला यहाँ पर बनने वाला है। देखना फिर से और एक बार, यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन वाली टर्म अगर देखें या कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली अगर टर्म देखें, तो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4
डैश 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 कंटिन्यू और ये एन सी एन, इसके बाद ए रेस टू दी पावर एन, जो पावर रहेगी उसको यहाँ पर लिखना है एन रेस टू ए रेस टू दी पावर एन, एक पावर कम करेंगे, एक पावर फिर कम करेंगे, फिर एक पावर कम करेंगे और इस प्रकार से कम करते जाएंगे और ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी लास्ट टर्म में। सेम इसी प्रकार से एक्स की पावर यहाँ जीरो है, एक्स रेस टू दी पावर जीरो, एक्स रेस टू दी पावर वन, एक्स रेस टू दी पावर टू, एक्स रेस टू दी पावर थ्री, मतलब एक्स की पावर बढ़ते जाएगी और ए की पावर डिक्रीज होते जाएगी, घटते जाएगी। ठीक है। अच्छा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर अभी हम फर्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए की जगह क्या है, वन है। ठीक है। और एक्स की जगह क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस एक्स है, तो एक्स की जगह कौन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लिखना ठीक नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, ठीक है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल क्या है, ये इक्वल नहीं होता ना, तो फिर यहाँ पर वेरिएबल को हमें चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है ना। फिर से और एक बार, यदि क्वेश्चन में वेरिएबल अगर एक्स का यूज़ किया या ए का यूज़ किया तो फिर यहाँ पर फार्मूले में हमें वेरिएबल को चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है एक्स इज इक्वल टू इतना। अच्छा, एन की जगह कौन है, 5 है, तो सिंपल है, हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास में ये है, तो ए की जगह 1 है, मीन्स 1 माइनस टू एक्स रेस टू दी पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा, ए की जगह 1 है तो 1 रेस टू दी पावर 5, सिंपल। अच्छा, एक काम करते ना, हम एक एक टर्म को लिखते तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते, ये की पावर को लिखना चालू कर देते थे, ए रेस टू दी पावर 5 और प्लस एन सी 1 मीन्स 5c1 और 1 रेस टू दी पावर 1 ही रहेगा। ठीक है। 1 रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 1 रेस टू दी पावर क्या था, पहले 5 था, अब 1 रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं हम, 1 रेस टू दी पावर 4, इस प्रकार से लिख देते हैं। और यहाँ पर माइनस टू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस टू एक्स रेस टू दी पावर माइनस 2 रेस टू दी पावर 1। नहीं आई बात समझ में, फिर से और एक बार, ए रेस टू दी पावर एन मीन्स 1 रेस टू दी पावर 5, फिर इसकी पावर रिड्यूस होती हुई जाएगी और माइनस टू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती हुई जाएगी। ठीक है। प्लस 5c2 1 रेस टू दी पावर 3 एंड माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 2 प्लस 5c3 और 1 रेस टू दी पावर 2 और माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 3 प्लस 5c4 1 रेस टू दी पावर 1 और माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस, और जाएगी क्या टर्म, बिल्कुल जाएगी, ये 1 रेस टू दी पावर 1 है और नेक्स्ट में क्या आएगा 1 रेस टू दी पावर 0 एंड 5c5 माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 5। एक बार इसको समझना जरूरी है, फिर से देखिए आप, एक एक टर्म को देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है ना। पहला तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, 1 है, 1 रेस टू दी पावर 5 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही लिखेंगे सफिशिएंट है। 1 रेस टू दी पावर 5, एक एक पावर उसकी डिक्रीज करते जाइए, 1 रेस टू दी पावर 4, 1 रेस टू दी पावर 3, 1 रेस टू दी पावर 2, 1 रेस टू दी पावर 1 और 1 रेस टू दी पावर 0, 1 रेस टू दी पावर 0 मीन्स 1। अच्छा, माइनस टू एक्स रेस टू दी पावर 0 मीन्स किसी की पावर 0 रहेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 1 माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 2, 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 3 4 5, इस टाइप से यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, एन सी जीरो मीन्स 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा NC1 NC2, एन मीन्स 5 है तो 5C2 5C3 5C4 और 5C5 आ जाएगा, तो 5C5 क्या हो जाएगा, NCN क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है इसको, 1 प्लस 5C1 मीन्स 5 इंटू माइनस टू एक्स प्लस 5C2, देख ना, इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, 5C2 है ना, 5C2 पहले क्या करो, नीचे जो लिखा है तो 2 इंटू 1 कर दो, जितनी टर्म डिनोमिनेटर में है उतनी ही टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर लिखना है। देखिए 2 1 5 तो 5 4, तो 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो कितना हो गया 10 हो गया,
तो 10 और 1 रेस टू द पावर 3 तो इतना ही हो गया, माइनस 2 रेस टू द पावर 2 मीन्स 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 और 2 से कैंसिल, 3 से ये कैंसिल और 2 से ये, तो ये कितना हो गया 10 और माइनस 2 रेस टू द पावर 3 मीन्स माइनस 8 एंड एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 5c4। देखिए 5c4, या तो आप इसको ऐसा करिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये शार्ट ट्रिक है, शार्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, है ना। और ये क्या हो जाएगा, जितनी टर्म नीचे है उतनी टर्म ऊपर लिखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कितनी टर्म है यहाँ पर 4 टर्म है तो 2, और इसको कैलकुलेट करिए तो 2 और 3 कैंसिल और 4 और 4 कैंसिल, तो कितना बचा 5 बचा। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर 4 है ना, तो आप क्या करो 5 माइनस 4 कर दो। एक फार्मूला होता है में NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, एक फार्मूला ये होता है। कभी क्या करना चाहिए, यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा ना, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो क्या करो इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख दो नीचे, मीन्स 5C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो गया। ये कैलकुलेशन है यहाँ पर कम है, ठीक है ना, 5 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 5, तो क्या हो जाएगा 5C4 मीन्स 5 एंड माइनस 2 रेस टू द पावर 4 मीन्स 4 4 16 एंड एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 2 रेस टू द पावर 5 मीन्स 32 माइनस 32 एंड एक्स रेस टू द पावर 5। सिंपल है, हमने क्या किया है यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, अब जो टर्म बन गई है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, 1 5 और ये कितना हो गया 10, तो माइनस 10 एक्स प्लस कितना हो गया 40 एक्स स्क्वायर माइनस 80 एक्स क्यूब प्लस 80 एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 32 एक्स रेस टू द पावर 5, और ये इसका आंसर हो गया। फिर से और एक बार यहाँ पर देखने के बाद में हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें समझ में आ रही। जब भी बीच में माइनस रहेगा ना तो पहली टर्म प्लस रहेगी, फिर अल्टरनेट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा चलेगा। देखिए प्लस माइनस इस टाइप से अल्टरनेट चलेगा। तो ये याद रखना कि कहीं अगर कैलकुलेशन में हमने अगर कहीं मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर आपको पकड़ में आएगी कि ये साइन क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। अगर एग्जाम में भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं और ऐसा अगर कुछ होता है कि बीच में माइनस है तो आपका साइन यहाँ पर हमेशा अल्टरनेट आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट कोफिशिएंट और इसका लास्ट का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी क्या है 1 है, इधर से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कौन है 5, इसको छोड़कर यहाँ कोफिशिएंट कौन है 5, तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 आना चाहिए। कहने का मतलब लास्ट से और इधर से कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे कि हमने पास्कल ट्रायंगल देखा था, वहाँ पर भी देख रहे थे ना हम कि इधर से इधर की ओर जाते हैं तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, इनके मैच होते हैं, सेम होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2x रेस टू द पावर 5, अरे फाइनल आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द पावर 5। अब ध्यान देना, एक एक टर्म को लेके चल रहे हैं हम, है ना, और सेम वही वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं जैसा कि पहले था हमारे पास में। अभी आप बाइनोमियल थ्योरम लिखी नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार लिखी रहे या हम यहाँ पर लिखे, डायरेक्ट बना सकते हैं। हम देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म नेगेटिव है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस कंसीडर करना है, मतलब ये एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्या है, ये सेकंड टर्म है। 2 डिवाइडेड बाई एक्स फर्स्ट टर्म, और इसकी पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 है इसलिए 5 लिखना होगा हमें, प्लस 5c1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5c1, और 2 इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर 4, एंड जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1 हो जाएगी। क्या हो गया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द पावर 1 प्लस 5c2 और 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर 3 एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 5c3 और 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर 2
एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 3 एंड प्लस 5c4 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू द पावर 1 एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 4 एंड 5c5 इसके बाद क्या आया 5c5 प्लस 5c5 एंड 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू द पावर 0 एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 5। और एक बार फर्स्ट टर्म कौन है 2 डिवाइडेड बाय एक्स और होल रेस्ट टू द पावर क्या है 5 है, तो 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू द पावर 5 से स्टार्ट करेंगे हम। देखना एक एक पावर क्या कर रहा है हम रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर पावर 0 मीन्स उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। देखना फिर से सेकेंड टर्म माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये याद रहे कि यहाँ पर प्लस कंसीडर करना है तो माइनस एक्स बाय 2 हमारे पास सेकेंड टर्म हो गई। माइनस एक्स बाय 2 रेस्ट टू द पावर 0 माइनस एक्स बाय 2 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एक्स बाय 2 रेस्ट टू द पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5। 5c0 5 है, 5c0 5 1 5c2 5c3 5c4 और 5c5 सेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 5 मीन्स क्या हो गया 32